मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण के थर्ड पार्ट को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियाँ, जो 5.6 पॉइंट नंबर है वो है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियाँ। इसके बारे में देखते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और जीवधारियों के जीवन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वव्यापी यानी हर जगह मिलते हैं, जल में भी मिलते हैं, वायु में भी मिलते हैं और मिट्टी में भी मिलते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म जीवों के लिए एक शब्द यूज किया है, सर्वव्यापी, अर्थात सूक्ष्म जीव हर जगह मिलते हैं और ये जीवधारियों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो सूक्ष्म जीव बच्चों मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वसन द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी मनुष्यों में श्वसन द्वारा, श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको रोग हो, या हम कह सकते हैं कि रोग ग्रसित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक व्यक्ति या एक जंतु से दूसरे जंतु में फैलता है उसे संक्रमणीय रोग कहते हैं। अर्थात ऐसा रोग जिनका इन्फेक्शन एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है उसे संक्रमणीय रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य सर्दी, जुकाम, क्षय रोग आदि। बच्चों आपने घर में देखा ही होगा कि जब किसी एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम या गला खराब हो जाता है तो उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे करके घर के सभी सदस्यों को हो जाता है। इसी तरह से क्षय रोग है। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित अगर कोई रोगी घर में होता है और उसकी प्रिकॉशन न ली जाए, सावधानियां न ली जाएं, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बच्चों, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से देखते हैं। वो है निम्न तालिका में सूक्ष्म जीवों से होने वाले सामान्य रोगों के नाम, उनके रोगाणु के नाम, संचरण के तरीके व बचाव के उपाय दिया गया है। यानी जो तालिका है उसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों के नाम, रोगाणु के नाम और संचरण के तरीके व बचाव उपाय दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो रोग है ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो व्यक्ति बैठा है उसको टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गया है और इनमें लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, जो कि किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से टीबी हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। इसके अलावा आगे देखिए बच्चों, चित्रों के माध्यम से ये देख रहे हो आप, पहचानिए इस बच्चे को जो है खसरा हुआ है या मीजल्स हुए हैं। यानी जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं, टीबी, खसरा, और ये देखिए ये क्या है, ये पोलियो का है। ये बच्चा जो है पोलियो ग्रसित है और पोलियो ना हो बच्चों को, इसलिए ये पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। और आगे देखिए सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, इस बच्चे को जो है हैजा या टाइफाइड हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अभी कहा गया था कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा
मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में रोग, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये जो रोग है, ये जो पौधों में यानी गेहूं में होने वाला रोग है, इसको कहेंगे गेहूं का गेरुई रोग। इसको कहेंगे गेहूं का गेरुई रोग। ये है गेहूं का गेरुई रोग। नेक्स्ट है, आगे देखिए, आगे देखना है। ये गेहूं का गेरुई रोग है। इसे आप पहचानते होंगे, आप अगर खेतों में गए होंगे तो कुछ हेल्दी वार्ली के साथ में गेहूं की इस तरह की वार्ली देखने को मिलती है आपको, और इसका नाम है गेहूं का कंडवा रोग या लूज स्पॉट ऑफ व्हीट। इस रोग में क्या होता है, वार्ली का जो ग्रेन होता है, ग्रेन हेल्दी नहीं रहता, बल्कि उस ग्रेन में ये पाउडर बन जाता है, जो कि फंगी के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। तो ये क्या है? गेहूं का कंडवा रोग है। ये भी सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है। आगे देखिए बच्चों, ये जो है, आप इस पत्ती को पहचानिए, और साइड में फल भी रखा हुआ है। ये नींबू की पत्ती है। ये जो लीफ है नींबू की है, और ये जो आपको उभार जैसी संरचना दिख रही है, ये रोगग्रस्त हो गई है पत्ती, जिसके कारण ये उभार जैसी संरचना बन गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये नींबू का फ्रूट भी रखा है, उसमें भी उभार लायक संरचना बन गई है, जो भी रोगग्रसित हो गया है। और इस रोग का नाम है कैंकर, यानी नींबू का कैंकर रोग है ये, जो ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं आलू में इस तरह की संरचना है, गोल गोल ब्लैक संरचना है। ये देखिए, इस तरह की संरचना दिखाई पड़ रही है, और इस रोग का नाम है आलू में ब्लैय विल्गन रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये पत्ती आप देख रहे हैं ना, पत्ती में ये भी पत्ती देख रहे हैं, ये सूक्ष्मजीव के द्वारा पत्ती इन्फेक्टेड हो गई है। इसके अलावा आप देखिए, ये पत्ती देख रहे हैं, ये किसकी है? कुकुरबिटेट यानी लौकी की पत्ती है, और इस लौकी ये कर्ल हो गई है, मुड़ गई है पत्ती। तो इस रोग का नाम है लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिटेट यानी लौकी की पत्ती मुड़ गई, जो मुड़ गई है वो किसके द्वारा? वायरस के इन्फेक्शन के कारण पत्ती मुड़ गई है। इसके अलावा अब ये देखिए, इस पत्ती में क्या है? ये छोटे छोटे उभार जो आपको दिख रहे हैं, ये भी सूक्ष्मजीवों के इन्फेक्शन द्वारा हुआ है, और इस रोग का नाम है तंबाकू का मोजैक रोग, जो कि वायरस के द्वारा हुआ है। तो बच्चों, हाँ, अभी इस बच्चे को पहचानिए बच्चों। इस बच्चे के बैक में जो रेड वाइट कलर की जो रेड कलर के स्पॉट बन गए हैं गोल गोल, वो कौन सी डिजीज़ है? ये चिकन पॉक्स है बच्चों। और चिकन पॉक्स जो वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा होता है। तो बच्चों, चित्रों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में। अब रिटन में भी देख लेते हैं सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में। जैसे अभी मैंने दिखाया था, नंबर 1 दिखाया था क्षय रोग, यानी टीबी किसके द्वारा होता है? टीबी रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और संचरण का क्या तरीका है? ये वायु द्वारा होता है, यानी अगर रोगी व्यक्ति के सामने अगर हेल्दी व्यक्ति बैठा है, तो सांस के द्वारा रोगी की सांस के द्वारा बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर निकलते रहते हैं, और कोई अगर उसके आसपास में स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, तो वो बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति की सांस में चले जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन कर देते हैं। तो क्षय रोग जो है जीवाणु द्वारा फैलता है। वायु संचरण का तरीका वायु है, और बचाव के उपाय हैं कि रोगी को क्या करना है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से
अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना, उचित समय पर इसका टीकाकरण करना है। नेक्स्ट है खसरा। खसरा जैसे मैंने बताया था अभी चित्रों के माध्यम से, इसको मीजल्स कहते हैं, वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा होता है और इसका संचरण का तरीका वायु है। इसमें भी यही करते हैं कि रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखते हैं और रोगी की वस्तुओं को वो भी अलग रखा जाता है और उचित समय पर टीकाकरण। चिकनपॉक्स वायरस, चिकनपॉक्स भी वायरस के द्वारा होता है। पोलियो भी वायरस, यानी कहने का मतलब खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो ये सभी वायरस के द्वारा होते हैं। संचरण का तरीका वायु और सीधे संपर्क के द्वारा भी होता है। संचरण का तरीका वायु, जल है और डायरेक्टली संपर्क के द्वारा भी हो जाता है। इसके अलावा इनमें भी क्या करना है, इनमें भी रोगी को सेपरेट रखना, अलग रखना है और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना है, उचित समय पर टीका लगवाना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो रोग है वो हैजा है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा को कॉलरा बोलते हैं और हैजा वाइब्रियो कॉली नाम के जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है ना। और फैलने का संचरण किस प्रकार से होता है? जल के द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है। और इसमें बचाव का क्या तरीका है, बचाव के उपाय क्या हैं? इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, पहली बात पके भोजन और उबला हुआ पानी एवं टीकाकरण। टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा फैलता है और फैलने का जो संचरण करने का तरीका होता है, संचरण का तरीका होता है वो है जल। और बचाव के उपाय वही हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, पहली बात पके भोजन और उबला हुआ पानी पीना और समय पर टीकाकरण करवाना। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा फैलता है और इसमें संचरण का तरीका है जल, यानी जल के द्वारा ही फैलता है, जल के माध्यम से। और बचाव के उपाय हैं उबले हुए पानी का प्रयोग और टीकाकरण समय पर। नेक्स्ट है मलेरिया। तो बच्चों मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। उस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है और वेक्टर जो है वो मच्छर है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छरों के द्वारा फैलता है। और इसको मलेरिया से कैसे बचा जा सके, उसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना है, मच्छर भगाने वाले केमिकल्स का यूज करना है, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर की प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने देना। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। तो बच्चों अभी मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया, हाँ मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है और डेंगू जो वायरस के द्वारा, चिकनगुनिया भी वायरस के द्वारा, और तीनों का वेक्टर मच्छर है, यानी मच्छर ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। बचाव के उपाय वही हैं तीनों में, मच्छरदानी लगाना है और मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना है, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी जगह पर स्थिर ना होने दें, इकट्ठा ना होने दें। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट है जापानी मस्तिष्क ज्वर। ये वायरस द्वारा फैलता है ये, और इसका वेक्टर क्या है? मच्छर। इसका भी वही है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है इसके बचाव के लिए और मच्छर भगाने वाले रसायनों का यूज करना है, कीटनाशकों का छिड़काव या मच्छर की प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने देना। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये वायरस जीवाणु कवक परजीवी द्वारा होता है, कवक परजीवी या स्पाइरोकीट्स के द्वारा होता है और फैलने का यानी संचरण का जो तरीका है मच्छर, पानी, हवा एवं खान पान की सामग्री द्वारा होता है। इसके बचाव के लिए क्या करना है? प्रजनन रोकने के लिए इसके बचाव के लिए क्या करना है? मच्छरों के लिए तो वही है कि इस मच्छरों के प्रजनन को रोकना है या मच्छरदानी का प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त मच्छर भगाने वाले केमिकल्स, रासायनिक का यूज करना है, पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है। और नेक्स्ट है धान के खेत में नीम की खली का प्रयोग करें, पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए, टीकाकरण लगाएं, सही समय पर टीकाकरण करवाएं।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब जो ऊपर आपने एक लिस्ट में देखा है, तालिका में देखा है, अब उसमें में से कुछ रोग आपको डिटेल में बताए जा रहे हैं। जैसे है डेंगू बच्चों, आपने डेंगू के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत चर्चा होती है कि डेंगू के इतने रोगी हो गए, इतने लोगों की मौत हो गई। तो वही बारे में बता रहे हैं। डेंगू जो रोग है वो वायरस से होने वाला रोग है, और डेंगू रोग के विषाणु जो होता है वो विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में टाइगर मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से पहुंचते हैं। कहने का मतलब डेंगू रोग के वायरस डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में टाइगर मच्छर यानी एडिस एजिप्टी के काटने से पहुंचते हैं। टाइगर मच्छर वेक्टर का कार्य करते हैं, यानी ले जाने का कार्य। वेक्टर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। यह मच्छर दिन में काटता है। और डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में के क्या क्या लक्षण होते हैं? बहुत तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी तीव्र ज्वर के साथ क्या होता है? नाक, कान या मुख से रक्तस्राव भी होने लगता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा कुशल चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। तो बच्चों, डेंगू रोग के बारे में आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, और जैसा कि डेंगू में बताया था, ये चिकनगुनिया का वायरस टाइगर मच्छर यानी एडिस एजिप्टी के द्वारा एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। यह रोग कहने का मतलब यह रोग स्वस्थ व्यक्ति को टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। यानी यह रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। कहने का मतलब आप ये समझिए कि चिकनगुनिया वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, और टाइगर मच्छर चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैलाने का कार्य करता है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? एक तो बहुत तेज बुखार आता है, और ज्वाइंट्स में दर्द होता है, यानी जोड़ों में जहाँ पर हड्डियों के ज्वाइंट्स हैं वहाँ दर्द होता है। कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से उपचार कराना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग से भी आप बहुत परिचित होंगे। मलेरिया रोग मादा मच्छर यानी मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। अब इसमें वेक्टर कौन है? इसमें वेक्टर जो है यानी रोग फैलाने का कार्य कौन करता है? वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। इस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है, ठीक है ना बच्चों, जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ प्लाज्मोडियम भी मच्छर के शरीर में आ जाते हैं। यानी प्लाज्मोडियम जब रोगी व्यक्ति को मादा एनाफिलीज काटती है तो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ मच्छर के शरीर में भी प्लाज्मोडियम आ जाते हैं। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम को स्वस्थ मनुष्य में पहुंचा देती है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को जूड़ी के साथ बुखार आता है और रोगी को तुरंत चिकित्सक के देखरेख में उपचार कराना चाहिए। नेक्स्ट है पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। अभी तक आपने मनुष्यों में सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले रोगों को देखा और उसके बारे में अध्ययन किया। अब आप देखेंगे पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्मजीवों द्वारा अनेक रोग होते हैं। क्या आपने ऐसे गेहूं के पौधों की बाल देखी है?
इसमें दाने ही नहीं बने हैं और उनकी जगह पाउडर पदार्थ है, पाउडर नुमा पदार्थ है। ऐसा पौधे की फफूंद द्वारा रोग ग्रसित होने के कारण होता है। यानी जो गेहूं की बार्ली है उसमें ग्रेन की बजाय पाउडर जैसा ब्लैक यानी काला पाउडर जैसा पाउडर नुमा पदार्थ बन जाता है। वो फफूंदी के इन्फेक्शन द्वारा होता है या फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग के कारण होता है। आपने अवश्य ही किसी न किसी रोगग्रस्त पौधे को देखा होगा। अधिकांश रोगों के कारक सूक्ष्म जीव ही होते हैं बच्चों। निम्नलिखित तालिका में पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों का विवरण दिया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, चित्रों के माध्यम से आपको बताया था, जंतुओं में होने वाले रोग और पौधों में होने वाले रोगों के बारे में बताया था। तो पौधों में होने वाले रोग एक बार फिर तालिका में देखते हैं। नंबर 1, गेरुई, गेहूं का गेरुई रोग, यानी जिसमें पत्तियों में गेरू कलर की पत्तियां हो जाती हैं और कवक के इन्फेक्शन के द्वारा ये रोग होता है ना बच्चों। नेक्स्ट है गेहूं का कंडवा रोग, यानी गेहूं की बार्ली में ग्रेन ना होकर पाउडर नुमा ब्लैक पाउडर नुमा पदार्थ बन जाता है, जो कि कवक के द्वारा इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी कवक के द्वारा उत्पन्न रोग के कारण होता है। थर्ड नंबर है नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी जेंथोमोनास सिट्राई नाम की बैक्टीरिया के द्वारा नींबू का कैंकर डिजीज होती है। और इसके कारण, इस रोग के कारण फल, नींबू के फल या पत्ती में ब्राउन कलर की ओभार यानी गोल गोल उभरी हुई संरचनाएं बन जाती हैं। फोर्थ नंबर है बच्चों आलू में वलय बिलगन या रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। आलू में, यानी आलू का फल है, जो आलू जो है वो उसमें क्या होता है, ब्लैक यानी ब्राउन ब्राउन जैसी होती हैं, उभरी हुई गोल गोल संरचनाएं बन जाती हैं और वो जीवाणु के द्वारा उत्पन्न रोग के कारण होता है। नेक्स्ट बच्चों, फिफ्थ नंबर है तम्बाकू का मोजैक रोग। तम्बाकू की पत्ती में भी आपने छोटी छोटी ब्राउन संरचनाएं देखी थी, वो वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग के कारण वो संरचनाएं बन गई थी, जिस रोग का नाम है मोजैक रोग। क्या नाम है? मोजैक रोग। 6 नंबर है लीफ कर्ल कुकुरबिट, यानी लौकी की पत्तियों का करली हो जाना। ये भी रोग वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने अभी तक ये जाना जंतुओं और पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जाना। आगे देखते हैं बच्चों, संक्रमण के तरीके क्या क्या होते हैं, यानी देखते हैं। आप जान चुके हैं कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं। जैसे दूषित वायु द्वारा प्रवेश करते हैं, जल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से प्रवेश करते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन द्वारा अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग या छूत की बीमारी कहलाते हैं। तो बच्चों, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? फिर से एक बार देख लीजिए। ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग या छूत की बीमारी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हैजा, सर्दी जुकाम, चेचक आदि संक्रामक रोग हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन और डायरेक्ट संपर्क द्वारा फैलते हैं। आखिर रोगाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचते हैं, ये क्वेश्चन है। आइए जानते हैं, इसके बारे में जानें। ठीक है, संक्रमण के तरीके। वायु, नंबर 1, वायु द्वारा। रोगाणु जो है एक व्यक्ति से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचते हैं? हम वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा और मिट्टी के द्वारा पहुंचते हैं बच्चों।
और डायरेक्ट संक्रमित व्यक्ति द्वारा भी पहुंचते हैं। तो वायु द्वारा पहले देख लेते हैं कि सर्दी जुकाम अथवा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जब जुकाम कैसे हो जाता है, यानी सर्दी जुकाम अथवा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जुकाम कैसे हो जाता है। जुकाम देखिए, जुकाम से पीड़ित व्यक्ति की छींक के साथ पानी जैसे द्रव की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें वायु में फैल जाती हैं। यानी जब व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति को छींकें जब आती हैं तो छींक के साथ बहुत सारी छोटी छोटी वायु की बूंदें, बहुत सारी छोटी छोटी द्रव की बूंदें निकलती हैं जो वायु में फैल जाती हैं, जिसके साथ अब उन छोटी छोटी द्रव की बूंदें जो होती हैं उनमें क्या होता है, जुकाम रोग के लाखों वायरस हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी वायु की बूंदें छींक के द्वारा बाहर हवा द्रव की बूंदें जो छींक के द्वारा द्रव की बूंदें वायु में फैल गई थी, उन द्रव की बूंदों में लाखों वायरसेस होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, सांस तो सभी लेते हैं, तो जो भी हेल्दी व्यक्ति, अब संक्रमित व्यक्ति तो संक्रमित है, बट जो हेल्दी व्यक्ति आसपास में बैठा है वो भी सांस ले रहा है, तो वो उसकी सांस में भी वायु के माध्यम से वायरसेस घुस जाते हैं और वह भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। तो कहने का मतलब सांस के साथ यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, दूषित जल द्वारा। अभी आपने वायु द्वारा देखा, अब दूषित जल द्वारा देखते हैं। मनुष्य में कई संक्रामक रोग दूषित जल पीने से हो जाता है ना, जैसे हैजा से ग्रसित रोग के अवशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में दूषित पानी पी लेता है तो वह भी व्यक्ति रोगग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी द्वारा प्रोटोजोआ की बहुत सारी जातियां जो मिट्टी में मिलती हैं, वहाँ उगने वाली सब्जियों के साथ मनुष्य तक पहुँचती हैं और संक्रमित करती हैं। बच्चों के गंदी मिट्टी में खेलने के दौरान सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फोड़े, फुंसी, पेट का केंचुआ और पिनवर्म का संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों अभी तक आपने दूषित जल द्वारा, अभी तक आपने वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, मिट्टी द्वारा सूक्ष्म जीवों को फैलने के बारे में देखा। आगे है, अब देखिए अब लास्ट क्या है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा, यानी ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति की डायरेक्ट संपर्क से भी रोग फैलते हैं। आप जानते हैं कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है। जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर जो मलेरिया के रोगाणु की वाहक है काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के रोगाणु से संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर भी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। डेंगू व चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर मादा क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। क्या आपने किसी व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा देखा है बच्चों? यह एक जिसे फील पाव या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों का पैर एक तो नॉर्मली होता है, दूसरा बहुत मोटा हो जाता है। वो रोग यानी क्यूलेक्स मच्छर के काटने के द्वारा फैला है और जो कि जिसका नाम है फील पाव या फाइलेरिया रोग। ठीक है, यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अभी तक आपने रोगों को फैलने के तरीके देखे, किस किस माध्यम द्वारा रोग फैलते हैं। अब हम रोगों से बचाव के बारे में देखेंगे बच्चों। अब आप समझ चुके हैं कि संक्रमणीय रोग के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम माध्यम को रोगाणु से मुक्त कर दें तो हमें कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं हो सकती है ना। आइए कुछ सामान्य जानकारियों को जानें।
या समझें और उनका पालन कर रोगों से मुक्त होने का प्रयास करें। हाँ, तो बच्चों देखिए, एक मिनट। रोगों से बचाव के बारे में क्या है, यानी मलेरिया रोग। मलेरिया पॉइंट नंबर 1 में क्या है, मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इसको कहते हैं AES। बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाइयों का प्रयोग करें एवं गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक मच्छर मक्खी से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, अमितसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बरसात के मौसम में संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब हम बरसात के मौसम में बीमार पड़ते हैं और चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाते हैं तो दवाओं के साथ चिकित्सक हमें पानी उबालने को पीने को कहता है, पानी उबालकर पीने के लिए कहता है। यह भी सलाह दी जाती है कि पानी के बर्तनों को ढककर व उससे पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले डोबक का प्रयोग करें। उबालने से पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और रोग की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में है, इसी तरह आपने देखा होगा बच्चों कि बरसात के समय कीड़े मकोड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। साथ ही धान की खेतों, गड्ढों, तालाबों आदि में मच्छर के लार्वा पनपते हैं जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। मक्खी मच्छर से आप भली बात परिचित हैं बच्चों, इनसे भी हमें अनेक बीमारियां होती हैं। हमारे घरों के आसपास गड्ढों में पानी नहीं होने चाहिए। घर की नालियों या अन्य जगहों पर पानी को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। हमारे घर के दरवाजों, खिड़कियों में जाली लगी होने हो और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग बहुत लाभकर होता है बच्चों। आप जानते हैं मच्छरदानी को तो एक बार खरीदने से बहुत लंबे समय तक हम उसका यूज कर सकते हैं। तो मच्छरदानी सबसे बेस्ट साधन है मच्छरों की रोकथाम के लिए, मच्छरों को काटने से बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखना एवं बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना आदि। वातावरणीय स्वच्छता जैसे खुले में शौच न करें आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? जैसे अभी तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन को ही टीकाकरण कहते हैं। वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या है, आइए जानें। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण रोग से बचाव की एक विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहते हैं। यदि अब देखिए ऐसा होता है नेचुरली कि जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर का जो रक्त है उनसे लड़ने, उन रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। और यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी। ठीक है बच्चों, एंटीबॉडी बनाएंगी और उस रोगाणु को नष्ट कर देंगी। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा बनी रहती है और रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार
इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। जैसे चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी तालिका 5.3 में दर्शाई गई है। तो बच्चों, टीकाकरण के बारे में आपने क्या सीखा? चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है। अब देखिए बच्चों, तालिका 5.3 में देखते हैं। इसमें क्या दिया है? उम्र दी है और वैक्सीन दी है। किस उम्र के बच्चों में, कितनी उम्र के बच्चों में कौन सा वैक्सीन लगेगा, ये है। जब बच्चा का जन्म होता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी को BCG और OPV हैम बी या जन्म के समय की खुराक है, ठीक है। और फिर 6 सप्ताह बाद OPV और OPV 1+ पेंटावेलेंट और 10 सप्ताह में OPV 2 पेंटावेलेंट 2। 14 सप्ताह में क्या है? OPV 3+ पेंटावेलेंट 3+ IPV। 9 महीने में मीजल्स खसरा। मीजल्स क्या है? खसरा की पहली खुराक, विटामिन A की पहली खुराक, JE या जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक। 16 से 24 माह में क्या है? कौन सा वैक्सीन लगेगा? या इसमें देखिए DPT बूस्टर लगेगा। 16 से 24 महीने में क्या होगा? DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, मीजल्स की खुराक, JE की खुराक। 5 से 6 वर्ष में DPT बूस्टर 2, 10 वर्ष में TT और 16 वर्ष में TT, ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए, एंटीबायोटिक इनोकुलेशन के संक्रमण की रोकथाम। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधियाँ शरीर में रोगजनक जीवाणुओं के संक्रमण को रोकती हैं। पादप रोगों से बचाव के लिए कवकनाशी यानी फंजीसाइड तथा जीवाणुनाशी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जंतुओं की भांति पेड़ पौधे भी विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, वायरस, फफूंदी आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से ग्रसित होते हैं। इसकी जानकारी तालिका 5.2 में दी गई है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए पौधों के बीजों को बुआई से पहले कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं से उपचारित करते हैं। इससे ये रोग मुक्त हो जाते हैं और अच्छी फसल पैदा होती है। कुछ और भी जाने बच्चों। पादपों को रोगग्रस्त करने के लिए तरह तरह के रसायनों का प्रयोग करते हैं। जैसे पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, फंजीसाइड में विभक्त किया गया है। DDT BHC और DDT के डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन और BHC का है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन और क्लोरोडेन आदि रसायन कीटनाशक कहलाते हैं। कुछ रसायन खरपतवार को नष्ट करने के काम आते हैं, वो हैं 2,4-D। कुछ पीड़क जंतुओं जैसे चूहे और टिड्डियों को मारते हैं, जैसे नार्ब्रोसाइड। कुछ फफूंदी यानी फंजीसाइड से फफूंद का नाश होता है, जैसे ओफेनॉल, कैप्टन आदि। किंतु अधिक मात्रा में इसके निरंतर प्रयोग से समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। ये विषैले पदार्थ हैं, अतः इनका प्रयोग निर्धारित मात्रा में इससे अधिक नहीं करनी चाहिए। अब बच्चों, एड्स के बारे में देखिए। आपने एड्स रोग को तो सुना ही होगा। एड्स क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और किस सूक्ष्म जीव के द्वारा ये फैलता है, आइए देखते हैं। एड्स का पूरा नाम सबसे पहले देखते हैं। एक्वायर्ड, AIDS है, तो A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम।
तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है और ये HIV वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के रोगों से लड़ने की शक्ति यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इस रोग का वायरस शरीर की रक्षक यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोग से भी बचाव नहीं कर पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। एड्स को रेड रिबन द्वारा डिनोट किया जाता है और एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक कहते हैं। तो बच्चों, एड्स रोग जो है किस वायरस के द्वारा फैलता है? HIV वायरस द्वारा फैलता है और एड्स रोग के कारण यानी शरीर रोगी व्यक्ति के शरीर में रोग लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है और एड्स से पीड़ित व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एड्स के क्या लक्षण हैं। एड्स के रोगी में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। क्या है? नंबर 1, भूख न लगना, वजन में कमी, ज्वर, आँखों त्वचा पर दरोरे, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस प्रकार के एड्स से पीड़ित व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर ज़्यादा होता है। एड्स के कारण तथा रोकथाम। आगे देखते हैं बच्चों, HIV नामक वायरस के शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स क्या है? एड्स एक खतरनाक, जानलेवा एवं लाइलाज रोग है। तो शरीर में एड्स वायरस की प्रवेश करने से शरीर की रोगों की लड़ने की क्षमता या शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इससे शरीर रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इस रोग के वायरस संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में कई तरीके से फैलते हैं या पहुंचते हैं। इनमें ये मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, रक्ताधान में संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर में चढ़ा देना या संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर ब्लेड इंजेक्शन के उपयोग से भी यह रोग फैलता है। यह बीमारी संक्रमित गर्भवती महिलाओं से बच्चों में आ जाती है। एड्स रोग से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। तो बच्चों, एड्स रोग किन कारणों से फैलता है? नंबर 1 है असुरक्षित यौन संबंध, यानी ऐसे व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित करने पर जिसमें पहले से एड्स रोग होता है। ऐसी कंडीशन में भी स्वस्थ व्यक्ति में रोग फैल जाता है और रक्ताधान में संक्रमित व्यक्ति का रुधिर स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से भी एड्स फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति का रेजर ब्लेड या इंजेक्शन के प्रयोग से भी रोग यह स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। बीमारी संक्रमित गर्भवती महिलाओं से, माताओं से बच्चों में भी फैल जाती है। अर्थात अब क्वेश्चन ये है कि एड्स से कैसे बचा जा सके। देखिए, नंबर 1, इंजेक्शन लगाने में विसंक्रमित साफ नई सुई एवं सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। यानी आजकल तो चल रही हैं सिंगल यूज डिस्पोजेबल सिरिंज चल रही हैं, जो कि सिर्फ एक ही बार यूज होती हैं और इसके बाद में वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। फिर रक्त आदान से पहले रक्त की भलीभांति जांच करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेजर ब्लेड का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। एड्स कारणों से बचकर ही हम एड्स से सुरक्षित हो पाएंगे। तो बच्चों, एड्स इससे नहीं फैलता है। एड्स किन कारणों से नहीं फैलता, आइए देखते हैं। हाँ, नंबर 1, एड्स संक्रमित व्यक्ति के दैनिक उपयोग की वस्तुओं का प्रयोग करने से नहीं फैलता है ना। जैसे टेलीफोन, टाइपराइटर, किताब तथा कलम आदि, यानी संक्रमित व्यक्ति के उपयोग
संक्रमित व्यक्ति की दैनिक उपयोग की वस्तुओं के द्वारा नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से, छूने से या साथ उठने बैठने या खड़े होने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से एड्स नहीं होता है। एक ही कार्यालय में या कारखाने आदि में साथ साथ काम करने से या उपकरणों को मिलकर प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलकर प्रयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता है। खांसने, छींकने, हवा आदि से नहीं फैलता है। कीट पतंगों के काटने जैसे मच्छर, मक्खी, जूं, खटमल आदि से एड्स नहीं फैलता है। कुछ और भी जाने। देखिए बच्चों, कुछ खास पॉइंट हैं, इनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, नंबर 1, 1 दिसंबर को एड्स दिवस कहते हैं, यानी 1 दिसंबर को एड्स दिवस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, बंदरों में सबसे पहले एड्स का उद्भव हुआ, यानी एड्स जो दिखा है तो सबसे पहले बंदरों में दिखा और उसके बाद मनुष्य में यह रोग फैला है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। तो बच्चों, हमने सीखा, इस पूरे चैप्टर से हमने सीखा कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी और जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक, हानिकारक दोनों ही होते हैं। वायरस द्वारा मनुष्यों में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग हो जाते हैं। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा गया है। वो है जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, एंटामीबा, हिस्टोलेटिका से पैचिस रोग तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है, यानी एंटीबायोटिक को ही प्रतिजैविक दवा कहते हैं। ज़ैंथोमोनास जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आज सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण का पूरा लेसन खत्म होता है और आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में आया है तो उसको लाइक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके।